सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों पंजाब के स्थानीय नेता थे और इन दोनों ने पंजाब में मूवमेंट को तेज कर दिया था। आखिरकार 10 अप्रैल को इनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये दोनों नेताओं को जब गिरफ्तार किया गया था तो इसकी प्रतिक्रिया पंजाब में और ज्यादा हुई थी। परिणाम स्वरूप जैसा कि पंजाब में ऐसा होता ही है कि जो बैसाखी है उसके त्योहार को जोश खरोश के साथ में मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और इस त्योहार को मनाने के लिए लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। उस समय शासन ने डायर को ये जिम्मेदारी दी थी कि कहीं भी किसी प्रकार की सभा, धरना, जुलूस, प्रदर्शन नहीं हो पाए और अगर ऐसा है तो आप उन्हें रोकें। सार्वजनिक रूप से पंजाब में इस खबर को नहीं फैलाया गया और आम जन इस बात से अनभिज्ञ था कि सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। अतः बैसाखी के दिन को मनाने के लिए ये लोग यहाँ एकत्रित हो गए थे। यहीं पे कुछ ऐसे नेता थे जो सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे। उधम सिंह भी बच्चा था और लोगों को वहाँ पानी पिलाने का जो कार्य है वो कर रहा था। जनरल ओ डायर 150 सिपाहियों के साथ में जलियांवाला बाग में प्रवेश करते हैं। उनमें 100 सिपाही तो भारतीय थे और 50 अंग्रेज सिपाही थे और प्रवेश करते ही बगैर चेतावनी के गोली चलाने के आदेश देते हैं। ये जो जलियांवाला बाग था इसकी संरचना इस प्रकार की थी कि इसमें प्रवेश करने के लिए, निकलने के लिए एक ही मार्ग था और अंदर इसमें 8 कुएं थे। तो जैसे ही अंधाधुंध गोलियां चलने लगी लोग बचकर भागने लगे। दरवाजा बंद कर दिया गया, भागने के लिए कहीं जगह नहीं बची और लोग हैं वो कुओं में कूद गए थे। डॉक्टर पुखराज जैन की जो पुस्तक है उसमें ये स्पष्ट है कि 800 लोग उसमें मारे गए थे और 1000 लोग उसमें घायल हुए थे। तो डॉक्टर गीता चतुर्वेदी जी स्पष्ट करती हैं कि 379 लोग हैं वो मारे गए थे और 200 लोग घायल हो गए थे। ये तो सरकारी आंकड़े प्रकाशित किए गए थे, वास्तविकता कुछ और ही थी। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये ऐसा आतंक था जिसने गांधी जी सहित भारतीय नेताओं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन, इस हुकूमत के लिए संपूर्ण भारत को झकझोर कर दिया था कि आखिर में हुकूमत ने ऐसा क्यों किया। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कांग्रेस और भारतीयों के द्वारा शासन से मांग की गई कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और डायर है उसको फांसी दी जानी चाहिए। शासन ने जनता के आक्रोश को देखते हुए हंटर कमेटी बना दी। हंटर कमेटी
जांच की और जांच करने के बाद में जो हुकूमत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट में लिखा कि कार्य गलत हुआ है, लेकिन भावना अनुचित नहीं थी। ये कहकर डायर को क्लीन चिट दे दी गई। आखिर पूरा देश है वो हंटर कमेटी की रिपोर्ट से स्तब्ध रह गया कि इतना बड़ा हत्याकांड करने के बाद भी, आतंक फैलाने के बावजूद भी आखिरकार हुकूमत ने जनरल ओ डायर को क्यों क्लीन चिट दे दी। और कुछ ही समय बाद में जनरल ओ डायर को इंग्लैंड बुलाया जाता है, एक भव्य आयोजन रखा जाता है और जनरल ओ डायर को सम्मानित किया जाता है। मैं आपको यहाँ विदित करवाना चाहूँगा कि उधम सिंह जो एक बच्चे के रूप में वहाँ सबको पानी पिला रहा था, उन्होंने इस घटनाक्रम को चश्मदीद देखा था और उधम सिंह है, उन्होंने उसी समय अपने मन में ये बैठा लिया था कि ऐसे जो अधिकारी हैं उनको जीने का कोई हक नहीं है। और जब उधम सिंह को ये पता चला कि जनरल ओ डायर को इंग्लैंड में पुरस्कृत किया जा रहा है, तो वो कैसे तैसे इंग्लैंड तक पहुंचते हैं, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ पर प्रहार करके उन्हें जो बंदूक है उसके समान काटकर उसमें पिस्टल है उसको सेट करके एक कपड़े में उसको बांधकर और वो पुरस्कृत स्थल पर पहुंच जाते हैं, अग्रिम पंक्ति में बैठ जाते हैं और जैसे ही जनरल ओ डायर पुरस्कार लेने के लिए आते हैं तो वहीं पे बंदूक निकालकर जनरल ओ डायर है उसको मार देते हैं। क्रांतिकारी थे। केवल और केवल एक ही बात रहती थी कि हुकूमत अगर भारतीयों के साथ में गलत करता है तो हम भी हुकूमत के साथ गलत करेंगे। अगर हुकूमत हमारे किसी भारतीय की आंख फोड़ता है तो हम एक आंख फोड़ता है तो दोनों फोड़ने की कोशिश करेंगे। ये जो सोच है वो इन क्रांतिकारियों की थी और ऐसा किया। आखिर में उधम सिंह को फांसी हो गई, लेकिन वो लोग हंसते हंसते फांसी पर झूलने वाले थे। इसके पश्चात जो पांचवा विजन आता है इसमें वो आता है खिलाफत का प्रसंग। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो संपूर्ण विश्व में टर्की के जो सुल्तान थे, जिनको खलीफा के रूप में देखा जाता था, संपूर्ण विश्व के जो मुसलमान हैं वो टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे और ब्रिटिश शासन को उस युद्ध में टर्की का भी सहयोग की आवश्यकता पड़ी और टर्की के खलीफा से कहा गया शासन के द्वारा कि आप इस समय जो अपने अधिकार हैं या ताकतें हैं वो हुकूमत को सौंप दें और हमारा सहयोग आप प्रदान करें। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो आपके समस्त अधिकार हुकूमत के द्वारा पुनः लौटा दिए जाएंगे। युद्ध समाप्त हो गया। बहुत समय पश्चात भी टर्की के जो खलीफा हैं उनको उनके अधिकार हुकूमत ने नहीं सौंपे। तो यहाँ खलीफा के द्वारा तो ये आवाज़ उठाई जा रही थी या मुसलमानों के द्वारा तो ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि टर्की के खलीफा के अधिकार ब्रिटिश शासन को पुनः सौंपने चाहिए, नहीं सौंपे। आखिर में महात्मा गांधी जी भी इस जो मांग है उसमें आगे आए और महात्मा गांधी जी ने शासन से कहा कि अगर आपने टर्की के खलीफा से वादा किया है कि युद्ध समाप्त होने के बाद में आपके अधिकारों को पुनः सौंप दिया जाएगा तो आप
आपको यह अधिकार टर्की के खलीफा को सौंपे जाने चाहिए। जब ऐसा नहीं किया तो गांधी जी ने इस खिलाफत के प्रश्न को उठाया और मूवमेंट को चलाया कि आप वादा खिलाफी करते हैं। यहां मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गांधी जी हिंदू थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिकतम हिंदू थे। गांधी जी ने इस खिलाफत के प्रश्न को क्यों उठाया? क्योंकि गांधी जी हैं, उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो किसी प्रकार का कोई धर्म भेद या जाति भेद नहीं करते थे। सैद्धांतिक रूप से ऐसा हो सकता है। और गांधी जी ये सोच रहे थे उस समय कि अंग्रेजी सरकार भारत को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करने वाली जब तक हम कोई बड़ा मूवमेंट नहीं करेंगे। और ये जो भारत में मूवमेंट हम करेंगे तो केवल एक धर्म विशेष का मूवमेंट नहीं, इसमें हम मुसलमानों को भी साथ में जोड़ेंगे। तो अगर भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बन गई तो एक तो जो अंग्रेजी शासन है उन्होंने ये नीति अपना रखी है कि फूट डालो और राज करो। मुसलमान जिन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी और काफ़ी नेता हैं वो मुस्लिम लीग के साथ में जुड़ गए थे कि मुस्लिम नेता हैं वो भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस के साथ में आएंगे। और अगर हिंदू मुस्लिम एकता बन गई तो भारत की और ज़्यादा ताकत बनेगी। और फिर हम पुरजोर तरीके से ये फूट डालो राज करो की नीति भी उनकी धराशायी हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम एकता भी बन जाएगी और हम भारत को उस एकता के माध्यम से स्वतंत्रता भी प्राप्त करवा लेंगे। इस वजह से उन्होंने इस खिलाफत के प्रश्न को उठाया। हालांकि जब समीक्षात्मक बात आती है तो ये कहते हैं कि असहयोग आंदोलन विफल हो गया था और विफलता के पीछे कई कारणों को लिया था। एक तो योजनात्मक बात को लिया था कि इनकी जो प्लानिंग है वो ठीक नहीं थी। दूसरी बात इस खिलाफत के प्रश्न को भी लिया था कि धर्म का राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। तो खिलाफत का जो प्रश्न है वो एक तरीके से समीक्षा रूप में कहा गया था कि अनुचित था, गांधी जी को नहीं उठाया जाना चाहिए था। लेकिन गांधी जी का अपना दृष्टिकोण था, गांधी जी की इसके संबंध में अपनी एक अलग सोच थी कि हिंदू मुस्लिम एकता है वो हमारे भारत में बन जानी चाहिए। ये जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से कर दी गई थी। कारण मैंने आपको बता दिए थे कि इन कारणों से असहयोग आंदोलन है वो प्रारंभ किया गया। गांधी जी अहिंसात्मक रूप से इस आंदोलन को करना चाहते थे। गांधी जी का विश्वास था कि हम आतंक को सत्याग्रह पद्धति के माध्यम से हराएंगे और ये जो ब्रिटिश शासन का आतंक है इसको हम समाप्त कर देंगे। अतः गांधी जी ने 78 सत्याग्रही हैं उनको सेलेक्ट किया और गांधी जी उन सत्याग्रहियों के साथ में असहयोग आंदोलन के लिए निकले। गांधी जी के साथ में सत्याग्रही जाते सरदार पटेल की भूमिका थी, पंडित नेहरू की भूमिका थी। वो भी जनता को तैयार कर रहे थे इसके संबंध में। आखिर में गांधी जी का सत्याग्रहियों के साथ में जो भ्रमण हो रहा था वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान से होकर जा रहा था। ये जो चोरा चोरी नामक स्थान है इससे जब सत्याग्रही जा रहे थे तो वहाँ जो पुलिस थाना था उसमें 21 तो सिपाही थे और 1 थानेदार था। कुल उसमें 22 का स्टाफ था। उन्होंने उन सत्याग्रहियों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। जैसे सत्याग्रहियों के ऊपर प्रहार किया
तो सत्याग्रहियों ने अपने बचाव के लिए उन पुलिसकर्मियों पर प्रहार किया और उग्रता इतनी आ गई कि उन सभी पुलिसकर्मियों को और थानाधिकारी को थाने में बंद करके और उस थाने में आग लगा दी। जैसे ये घटनाक्रम हुआ तो गांधी जी इस घटना से बहुत ज़्यादा चिंतित हुए, स्तब्ध रह गए कि चुनिंदा सत्याग्रहियों के द्वारा जो मैंने सोचा कि अहिंसात्मक रूप से या आतंक की शक्ति को हम सत्याग्रह की शक्ति से धराशायी कर देंगे, आखिर में इसमें ये हिंसा क्यों आई। और गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को, ध्यान दीजिएगा, 5 फरवरी 1922 को इस चोरा चोरी की घटना के कारण ही इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर कि आंदोलन नहीं होगा। जैसे ही गांधी जी ने यह आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की तो भारत के जो विभिन्न राजनेता हैं उन्होंने गांधी जी के इस निर्णय की निंदा की। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, नेहरू जी ने ये कहते हुए कि गांधी जी को इस आंदोलन को समाप्त नहीं करना चाहिए, गांधी जी अपने निर्णय को पुनः लें। लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि इस समय यह आंदोलन चरम स्तर पर पहुंच गया है और हम भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कर ही लेंगे या भारत की स्वतंत्रता हो ही जाएगी, अतः आंदोलन को समाप्त नहीं करना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था कि गांधी जी को जो ये कहा कि हम 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे, ये निर्णय बालक सदृश था। और अब जब इस आंदोलन को चरम स्तर पर पहुंचा दिया है तो गांधी जी को इसे समाप्त करने की घोषणा नहीं करनी चाहिए। अंततः गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 की घटना स्वरूप 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, मुस्लिम लीग के नेता, संपूर्ण भारतीय स्तब्ध रह गए। गांधी जी को आलोचना का सामना करना पड़ा, परंतु गांधी जी हैं वो टस से मस नहीं हुए और आखिर में उन्होंने इस असहयोग आंदोलन है उसको समाप्त करने की घोषणा करी दी और गांधी जी हैं वो उस समय शांत हो गए। और जो ये बात हो रही थी कि असहयोग आंदोलन के द्वारा हम भारत को स्वतंत्रता प्रदान करवाई देंगे, निश्चित रूप से ये जो धारणा है वो पूरी तरीके से निर्मूल सिद्ध होती हुई दिखाई दी। और हमारे जो भारतीय नेताओं की ताकत शक्ति है और कांग्रेस की शक्ति है वो आंदोलन की समाप्ति से और ज़्यादा क्षीण होती हुई दिखाई दी। गांधी जी ने इस आंदोलन को जब शुरू किया था तो इसमें 2 प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो गांधी जी ने सेट किए थे, निश्चित किए थे। एक तो निषेधात्मक कार्यक्रम थे और दूसरे सकारात्मक कार्यक्रम। जो निषेधात्मक कार्यक्रम थे उसमें शासन का बहिष्कार करने की बात कही गई थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात कही गई थी, विदेशी शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करने की बात कही गई थी, यानी कि महिलाओं को उसमें धरना देना चाहिए, शासन का किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि शासन को पूरी तरीके से हम असहाय कर देंगे। ये ऐसा हुआ। तो रचनात्मक जो कार्यक्रम है उनमें यह निश्चित किया गया कि सामाजिक कुरीतियों का अंत कर देना चाहिए, छुआछूत का अंत कर देना चाहिए, घर घर में चरखा काटना चाहिए, खादी का प्रयोग करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, सभी को एकता के साथ में बंधकर रहना चाहिए। ये सारे के सारे रचनात्मक कार्यक्रम में थे। और जब यह आंदोलन चला
तो शासन ने खादी के ऊपर और चरखे के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसको रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल किया था। इससे जो विदेशी वस्त्र हैं उनको नुकसान होने वाला था। शासन ने जब तक ये आंदोलन चला तब तक जनता का दमन किया। शासन के द्वारा जनता के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करना, लाठी प्रहार करना, मारपीट करना, पकड़कर जेल में डाल देना, यातनाएं देना, स्कूल और कॉलेजों से शिक्षक और विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लेना, उन्हें 16-16 मील तक पैदल चलने के लिए कहना, इस प्रकार से कठोर कार्रवाई है वो भारतीय जनता के ऊपर की गई ताकि मानसिक रूप से टूट जाएं और इस आंदोलन को समाप्त कर दें। परंतु उस समय गांधी जी ने भारतीय जनता को मानसिक रूप से भी इतना प्रबल कर दिया था कि कहते हैं क्या उच्च वर्ग, क्या मध्यम वर्ग, क्या निम्न वर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, अपितु आम जन के द्वारा एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, हमें स्वराज्य चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए, हमें भारत की स्वतंत्रता चाहिए। बच्चे बच्चे के मुंह से स्वराज्य निकल रहा था। शायद एक बच्चा स्वराज्य का मतलब नहीं जानता हो, उसका तात्पर्य नहीं जानता हो, लेकिन तब भी वो आंदोलन के साथ में लग रहा था और यही कह रहा था कि हमें स्वराज्य चाहिए। जब हम समीक्षा करते हैं तो इसमें ये बात भी आती है कि असहयोग आंदोलन असफल हो गया, लेकिन सफलता के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रथम आंदोलन ऐसा था जो आम जन का आंदोलन बन गया था। इससे पहले आम जनता किसी भी आंदोलन में शरीक नहीं हो पाई। यह ऐसा आंदोलन था जिसने हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित कर दी। यह ऐसा आंदोलन था जिसने भारतीय जनता को निर्भीकता का पाठ पढ़ा दिया था। जो पहले जनता अंग्रेजी शासन से डरती थी, भयग्रस्त रहती थी, अब उनको शासन का किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहा। महिलाएं जो पहले आंदोलन में शरीक नहीं होती थी, वो महिलाएं अब आंदोलन में शरीक होने लगी, धरना प्रदर्शन देने लगी। यानी कि आधा तबका जो पहले मूवमेंट में शामिल नहीं था वो भी पूरी तरीके से आ गया और इस आंदोलन से भारतीय एकता की जो शक्ति है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। और ये कहा जा सकता है कि यह आंदोलन चाहे असफल रहा हो, लेकिन यह आंदोलन अंग्रेजी शासन को एक बहुत बड़ा सबक दे गया था और इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी शासन को बीच में ही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार करना पड़ा, जिसे भारतीय शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। शासन ने डिसीजन लिया कि हम प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, क्रमिक सुधार करेंगे, स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यानी कि सरकार पूरी तरीके से दबाव में आती हुई दिखाई दी, परंतु उस समय गांधी जी सहित प्रमुख नेताओं ने 1919 के भारतीय शासन अधिनियम है उसको भी नहीं माना और ये कहा था कि हमें इस समय संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता नहीं है, हमें उत्तरदायी सरकार की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है, हमें स्वराज्य की आवश्यकता है। और जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो भी आगे इस अधिनियम के माध्यम से भारत में संवैधानिक सुधारों को और ज़्यादा गति प्रदान होती रही। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना प्रवेश किया था, सत्याग्रह की पद्धतियों में जीत सुनिश्चित की थी, असहयोग आंदोलन चलाया था। हालांकि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये आंदोलन असफल हो गया हो। इस आंदोलन को असफल अंग्रेजी शासन ने नहीं किया,
कि उन्होंने मार पीट कर, दबाव देकर और इस आंदोलन को धराशायी कर दिया हो। अब इस आंदोलन को भी भारतीय नेतृत्वकर्ता गांधी जी ने अपने मन से ही वापस लिया था, तब जाकर यह आंदोलन है वो खत्म हुआ था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है वो हम इस रूप में देखते हैं कि इसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी और अंग्रेजी शासन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि या तो आप शासन करें तो अच्छी तरीके से करें, नहीं तो आगे आने वाला समय एक बहुत चुनौतीपूर्ण आपका होगा। आज हम गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ में ही इस जो गांधीयन पीरियड है उसमें जो पहली स्टेज है उसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अपन गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।